स्टैंडर्ड टॉपिक बाय रवीश। हेलो बच्चों, ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो है ये हमारे 12th के पॉलिटिकल की सेकंड बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। मतलब यानी जब देश आज़ाद हुआ, जिस हालात में आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त देश के एक नए देश के निर्माण में क्या क्या चुनौतियाँ आई, उन्हीं चुनौतियों का पूरा जिक्र किया गया इस चैप्टर में। और इस चुनौतियों को आपको अगर ढंग से समझना है तो इसके लिए एक मूवी रिलीज हुआ है 2018 में। उस मूवी का नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेकर बैठें और उसको अच्छे से रीड आउट करें। इसमें पूरा चुनौतियों को जिक्र किया गया है, क्या क्या भारत के समक्ष चुनौतियाँ आई और हमारे भारत के जो नेता थे, राजनेता थे, उन्होंने भारत के चुनौतियों को कैसे सामना किया, उन चुनौतियों को कैसे सामना किया और क्या क्या निर्णय लिया उन्होंने उन तत्कालीन स्थितियों में। अब हम बात करते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया का एक मैं ट्रेलर दिखाऊंगा आपको। उस ट्रेलर को देखिए और उस मूवी को भी देखिए, क्योंकि उस मूवी के थ्रू आपको बहुत कुछ समझने में आएगा। और इस मूवी में ये सिर्फ ये नहीं कि आपको ये जो मूवी है इससे अलग है, बल्कि ये मूवी बिल्कुल इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर से ही नहीं बल्कि पूरे इस किताब जो आपका सेकंड बुक है, भारतीय जो किताब है, भारत के बारे में जो ये किताब है, इसमें पूरा इस मूवी के साथ साथ और भी कुछ एपिसोड्स है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले आपको अगर इस चैप्टर को ढंग से समझना है तो इसके लिए आपको पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस पार्टीशन ऑफ इंडिया का ट्रेलर दिखाता हूँ। इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। इसमें हिंदुस्तान का भविष्य लिखा है। मुझसे कहा गया था कि ये मैं आपको दे दूं। किसने कहा? माउंटबेटन ने? नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे एक खास काम सौंपा गया है। मैं हिंदुस्तान का आखिरी वाइसरॉय रहूंगा और मैं बड़े ही फख्र के साथ ये भूमिका निभाऊंगा। तुम आने वाला कल ला रहे हो? हम ला रहे हैं। तो कहीं बात और बिगड़ न जाए। ओ लाल मेरी पद। ये यहाँ नया है सर, जीत कुमार। माउंटबेटन साहब हमारे लिए एक मिसाल हैं और अब वो हिंदुस्तान को आजादी दिलाएंगे। बेहतर है कि हुकूमत के करीब रहकर नजर रखी जाए। आलिया, दम मस्त मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या ये हो सकता है कभी? तुम्हें अपने लोगों के साथ डांस करना चाहिए। ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। वैसे आपको क्या ऑर्डर्स मिले हैं? यही कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाओ। जितना शांतिपूर्वक उतना अच्छा। 30 करोड़ हिंदू और सिख एकजुट हिंदुस्तान चाहते हैं, पर 3 करोड़ मुसलमानों में से कई ऐसा नहीं चाहते। जिन्ना से आप कहिए कि पहली सरकार वो बनाए। बापूजी, ये मुमकिन नहीं है। कभी कभार सर्जरी ही मरीज को बचा सकती है। इस फैसले का अंजाम जानते हो? ये लोगों की जिंदगियों को चीर कर रख देगा। हम हिंदुस्तान को उसकी आजादी लौटाने आए थे, ना कि उसके टुकड़े करने। हर एक को तय करना होगा कि आप किस मुल्क के बाशिंदे बनेंगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। हमें अलग मुल्क नहीं बनाना। हिंदुस्तान, पाकिस्तान। हम सभी भाइयों की आत्माएं एक हैं। धर्म के नाम पर हमें बांटना ईश्वर की मर्जी के खिलाफ है। नेहरू और गांधी ने कभी कद्र नहीं की मेरी या मेरी राय की। उस लड़की से बात की है? नहीं। वो हमेशा के लिए जा रही है, मुझे छोड़कर पाकिस्तान। नए मुल्क कभी अमन में पैदा नहीं होते। तो ये है जिन्ना की जिद की वजह। आखिर किसी ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आपके हाथ खून से रंग गए हैं। पर देखिए, तलवार तो आपके हाथ में है। प्लान का नाम याद दिलाऊं? द माउंटबेटन प्लान। हाँ तो बच्चों, आपने ये ट्रेलर देखा, उसके साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर का आप सबसे पहला पेज ओपन कीजिएगा तो आपको ऊपर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये 2 तरह के झंडे हैं यहाँ पे और कुछ लोग गश्त यानी कि लोग घूम रहे हैं ट्रकों पर। और इसमें क्या लिखा गया है, ये कलकत्ता 1947 का ये सिचुएशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये वाला सिचुएशन। कलकत्ता 1947 में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े। इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों एक साथ बयां करती है। गश्त मतलब होता है घूमना या क्षेत्रों को जितने भी क्षेत्र होते हैं उसको विजिट करना। तो ये लोग विजिट कर रहे थे। और इस अध्याय में मैं आपको बता दूं हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ चुनौतियों से भरे हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे भी हुए। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए और इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी थी। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। देश के विभिन्न क्षेत्र के लोग की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर तय करनी थी। अलग 2 अध्यायों में हम दूसरी चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में हम देश की उन चुनौतियों से निपटना पड़ा था, उन चुनौतियों का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहला है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। जब एक नया देश आज़ाद हुआ तो उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ आई हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आधी रात को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। और उनका यह प्रसिद्ध भाषण जो था उस भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। अब ये इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिए कि उस भाषण को किस नाम से जाना गया। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और हिंदी में आपका भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो उस रात में जब पहली बार हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसका ये नाम पड़ा था, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट हिंदी में बोला जाता है और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इंग्लिश में बोला जाता है। अब हम बात करते हैं, हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे और भारत के सभी लोग जो भी थे वो सभी इसी दिनों का इंतज़ार कर रहे थे कि हम आज़ाद होंगे। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा होगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। सिर्फ 1-2 नेता नहीं खड़े थे बल्कि कई लोगों का पूरा बोलबाला था, कई भारतीय नेता थे। बहरहाल 2 बात पर सबकी सहमति थी। पहली बात तो यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। देश का शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ओके, फिर हम इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। किस किस का ध्यान रखा जाएगा? गरीबों और कमज़ोरों का। देश अब आज़ाद हो चुका था। आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था और ये जो काम था कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। अभूतपूर्व हिंसा, पहले से भी ज़्यादातर हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हुई थी। और विस्थापन का मतलब ये हुआ कि उस वक्त लोग एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे आने के लिए मजबूर हो गए थे। आज़ाद हिंदुस्तान की इन्हीं परिस्थितियों में अपनी बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि वह एक नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। अब देखिए, ये 15 अगस्त की फ़ोटो है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो है ये। और
हम बात करते हैं अब इसी में, आप नीचे आइए, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये और नीचे आते हैं हम। अच्छा, एक ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इधर साइड में, इसको हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी होगा। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में। ये जो सिचुएशन आप मूवी में भी देखोगे कि उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग आतिशबाजी कर रहे थे, यानी कि पटाखे फोड़ रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन उस वक्त गांधी जी सोए हुए थे कलकत्ता में। और उनको इस बात का खुशी तो था ही कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन उनको इस बात का ज़्यादा दुख था कि भारत जब आज़ाद हुआ तो 2 भागों में विभाजन हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उस वक्त पाकिस्तान सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं था, 2 पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। अच्छा छोड़िए, अब हम आते हैं यहाँ पर, जो हमारे भारत के समक्ष 3 चुनौतियाँ थी वो कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहली और तत्कालिक चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत की गढ़ने की जिसने भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। एक सेकेंड, हाँ, तो विविधताओं के लिए जगह हो, यानी कि एकता के सूत्र में बांधने की, ठीक है। अब देखिए, ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताएं, जितनी भी विविधताएं हैं, उन सभी को जगह मिले। भारत अपने आकार और विविधता में किसी एक बड़े महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली जाने वाले लोग थे, बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। अनुयायी यानी फॉलोअर्स को बोलते हैं। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अगर जहाँ पे इतने तरह के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति है, भाषा है, तो मुश्किल है कि ये ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा ये देश, या तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लड़ाई दंगे झगड़े हमेशा चलते ही रहेंगे। कई लोगों का ऐसा मानना था। तो देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। पहला क्वेश्चन यही था कि क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? तिलांजलि में से जलाकर राख कर देगा, ख़त्म कर देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। भारतीय की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था भारत के समक्ष। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। अब हम बात करते हैं दूसरी चुनौती को। तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करना। यानी कि आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। बिल्कुल मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। तो भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया है। अब इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। अगर जहाँ पे लोकतंत्र होगा तो वहाँ पे राजनीतिक मुकाबले जरूर होंगे। और लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता है। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। जो यानी कि अगर आप लोकतंत्र अपना रहे हो तो ठीक है, लोकतंत्र अपनाओ, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ उसके जो रियल व्यवहार है, जो उसको जिस मायने से, जिस उद्देश्य से उस लोकतंत्र को अपनाया गया, उस उद्देश्य को पूर्ति करता हो। अब देखिए तीसरी चुनौती क्या थी भारत के समक्ष। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जो समूचे समाज का भला करता हो। एक दो तबके का नहीं, बल्कि समूचे समाज का भला करता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। समाज रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों की विशेष सुरक्षा दी जाए। जो अल्पसंख्यक है, जो धार्मिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से, उनकी विशेष सुरक्षा दी जाए। अच्छा, तो संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा
गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना था। अब इनके पास सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि ठीक है, ये सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी भारत के समक्ष कि आर्थिक विकास करना है और गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना है। एक ऐसा नीति जिससे कि गरीबी भी खत्म हो जाए और आर्थिक विकास भी हो। आज़ाद हिंदुस्तान की उन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर को भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। ठीक है, आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां थी और उस पर क्या क्या किया गया था कार्रवाई। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने की मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझे नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्याय में हम ये लोकतंत्र के कायम करने और उसके बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। अब देखिए, ये 3 डाक टिकट है जो कि उस वक्त छापा गया था। आप देख लीजिए, यहाँ पे इनॉग्रेशन भी लिखा हुआ है, कब कब ये कहा था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस पर लिखा हुआ है, और इनॉग्रेशन जनवरी 26, 1950, तीनों पे एक ही डेट पड़ा हुआ है। ये प्रदर्शित जो 3 डाक टिकट आपको दिख रहा है, ये प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे जो चित्र हैं उससे आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों के डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों पर कैसे चित्र उकेरते। तो भारत के समक्ष जो 3 चुनौतियाँ थी उनको इसमें दर्शाया गया है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक चरखा दिखाया गया है। चरखा का मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत का अपना उद्योग हो, अपने हथकरघे हो और अपने आधार पे, क्योंकि अभी तक क्या कर रहे थे, ब्रिटिश हमारे रॉ मटेरियल्स को यहाँ से ले जा रहे थे और वहाँ से बनाकर हमारे ऊपर ही हमें ही बेच रहे थे। तो उसको उस ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था। फिर दूसरा आपको किसानों के लिए हल और ये जो अनाज है उसको दिखाया गया, और तीसरा स्वतंत्रता की जो खुशी थी उसको दर्शाया गया है। अब हम नीचे आते हैं और थोड़ा सा इसमें, अच्छा ये अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें एक बहुत ही छोटा सा सुबह ए आज़ादी लिखा हुआ फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। उन्होंने ये बात क्या बोली थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की, मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दोस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब ए सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़िन ए गम ए दिल। यानी आप थोड़ा सा इस पर गौर से देखेंगे तो ये दाग दाग उजाला, यानी कि ये उस वक्त को बताने की कोशिश करिए जो दाग दाग उजाला है, मतलब कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होकर एक दाग लग गया था, एक धब्बा लग गया था, उसके बारे में बता रहे हैं। और हम ये भी बता देते हैं फैज़ अहमद फैज़ ये है कौन। फैज़ अहमद फैज़ ये हैं कौन, तो ये फैज़ अहमद फैज़ जो हैं ये सियालकोट में जन्म विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबे समय तक कारावास में गुजारा इन्होंने। नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा, जिंदनामा उनके प्रमुख कविता सिंह हैं। ये तो एग्ज़ाम में खैर नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये मोहम्मद अली जिन्ना की एक रिपोर्ट है जो छापी गई है कि उन्होंने क्या बोला था 11 अगस्त 1947 को। 11 अगस्त 1947 को उन्होंने क्या बोला था, तो हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में बटे हुए हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म,
आपकी जाति या विश्वास से राज्य का कुछ लेना देना नहीं है। ये बात 11 अगस्त 1947 को कराची में भाषण देते हुए ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोले थे। पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने ये बात बोली थी। अब देखिए, एक ये हैं अमृता प्रीतम है, और इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी और बहुत ही पंजाब से ये रिलेटेड है ये कविता। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था, आज बारिश शाह से कहती है अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, बारिश शाह तुमसे कह रही हैं। ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सिंचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फुट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची और कहर कहाँ तक आ पहुँचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी, उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। यानी पंजाब में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या उसके अलावा भी बहुत सारे पंजाब, और देखिए आपको मैं याद दिला दूं कि पंजाब 2 हैं, एक पाकिस्तान में पंजाब है और एक हिंदुस्तान में पंजाब है। वो जो पाकिस्तान में है वो पहले एक ही था, लेकिन उसमें उस इलाके में जो पंजाब पाकिस्तान में है उस इलाके में मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, इसलिए वो उसमें चला गया था। तो उस वक्त बहुत ही स्तर पे आप देखोगे कि लड़ाई झगड़े की वजह से दंगे हुए थे, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मारे गए थे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कहती हैं। और अमृता प्रीतम की अगर मैं बात बताऊं ये कौन है, तो ये पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री हैं और कथाकार भी है, साहित्यिक उपलब्धियों की साहित्य अकादमी भी है। इनको पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास करने लगी और जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन भी इन्होंने किया है। अच्छा, जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में बोला था, उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू की भी एक भाषण है, और ये है 15 अक्टूबर 1947 का। 15 अक्टूबर 1947 का है। इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यानी मुसलमान हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं जाना चाहते हैं तो वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी तादाद फिर भी बहुत ज़्यादा है। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे दे, या वहाँ के गैर मुसलमानों या मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घुट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा भी करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो ये एक नासुर बन जाएगा और जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर देगा। तो भारतीय जो प्रधानमंत्री उस वक्त बने थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मंशा ये नहीं थे कि हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक है तो उनको मारा जाए, भगाया जाए, बल्कि ये उनकी सुरक्षा पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। और आप देख भी सकते हो, जैसे बोला गया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार। आप देख सकते हो बच्चों को स्कॉलरशिप जो मिलता है अल्पसंख्यकता के आधार पे, मुस्लिम जो बच्चे होते हैं उनको अल्पसंख्यकता के आधार पे आज भी उनको स्कॉलरशिप मिलता है स्कूलों में, ताकि उनको ये ना लगे कि ये भारत पर आया है हमारे लिए या कुछ भी इस तरह के सवाल उत्पन्न ना हो। हम देखते हैं अब विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास की बात करते हैं। देखिए, विस्थापन और पुनर्वास, विभाजन हुआ, ठीक है, विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद क्या हुआ कि देश में विस्थापन भी हुए, देश विभाजित हुआ। विभाजित होने के बाद विस्थापन हुआ, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। अब हम बात करते हैं पुनर्वास की, फिर वो जाकर दूसरे जगह पे गए। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जब 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, यानी विभाजन के साथ साथ ही 2 देशों का निर्माण हुआ। पाकिस्तान में तो खैर 2 हुए, 2 पाकिस्तान बने थे, क्योंकि एक बंगाल की तरफ पड़ता था जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे और एक इधर पड़ते थे जो पाकिस्तान अभी है।
तो जो बंगाल के साइड पाकिस्तान पड़ा उसका नाम उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान रखा गया था, और जो इस साइड है वो उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसको नॉर्मली पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, तो 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा भी है, जिसके फलस्वरूप दोनों देश के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। ठीक है, आप ये जो सीमा रेखा का पूरा खेल है आप उस मूवी में देखेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में, कि सीमा रेखा का रोल जो है किस तरीके से खेल खेला गया था। माउंटबेटन के समय खेला गया था या उससे पहले जो चर्चिल आए थे उनके द्वारा। अब देखिए, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। देखिए, मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग मुस्लिम जैसे हमारे देश में कांग्रेस था, उसी तरीके से मुस्लिमों की तरफ से एक मुस्लिम लीग बनाया गया था, जिसके मेन नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनके द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब कि दो राष्ट्र होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के दो कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजतन यानी कि आखिरी में क्या हुआ कि पाकिस्तान की बात मान ली गई। जो वो कहना चाहता था, वो जो करना चाहता था, उसकी बात को मान लिया गया कि भारत के जो दो विभाजन हुए, यानी भारत का विभाजन हुआ, यानी कि एक नए देश का उदय हुआ पाकिस्तान। और ये जो था, ये जो मांग था वो था मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के नेता थे। अब देखिए, हम बात करते हैं विभाजन जो हो रहा था, विभाजन की क्या प्रक्रिया रहा, क्या तरीका रहा, उसमें क्या क्या चीज़ हुआ। तो हम बात करते हैं, पहले फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा, और इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यानी कि जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, बहुसंख्यक थे, वो इलाके क्या कहलाएंगे? पाकिस्तान कहलाएंगे। और शेष हिस्से जहाँ पे मुसलमानों की संख्या कम है या ना के बराबर है, वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे? हिंदुस्तान। अब देखते हैं हम क्या हुआ, भारत कहलाएंगे। यानी यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है कि ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम होंगे वहाँ पे वो पाकिस्तान हो जाएगा, जहाँ पे हिंदू होंगे वो हिंदुस्तान हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी? पहली बात तो ये कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। मतलब वो कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं था जहाँ पे कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हैं, फिर हिंदू ही हिंदू है, ऐसा कोई नहीं था। बल्कि ये दोनों मिक्सअप थे। मिक्सअप इन द सेंस कि कई दोनों ही कौम के लोग थे, मिलजुल कर रहा करते थे पहले के समय में। और वो एक जहाँ पे हिंदुओं का पूरा ग्रुप है, समुदाय है, उसी के बीच में मुस्लिम भी थे। और कई ऐसे भी जगह थे जहाँ पे मुस्लिमों का पूरा समुदाय था, उसके बीच में या उनके साथ में ही पड़ोसी के रूप में वो हिंदू भी वहाँ पे रहते थे। अब हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे दो इलाके थे, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा छानबीन किया गया, देखा गया ऊपरी तौर पे। तो ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका था पश्चिम में था, तो दूसरा इलाका पूरब में। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, कोई भी जगह ऐसा नहीं था। तो इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार होगा। तो हाँ, अब देखिए विस्तार रहेगा। अब दूसरी बात तो यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका जो था पाकिस्तान में जाने को राजी भी
हो। ऐसा नहीं था कि जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाने के लिए राजी हो, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो भारत से प्रेम करते थे और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो चाहते थे कि वो भारत में ही रहे। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे और अभी भी है जो भारतीय प्रेमी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, आप इस नाम को थोड़ा सा नोट कीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। निर्विवाद का मतलब क्या समझे आप? निर्विवाद यानी उनको लेकर कोई विवाद नहीं था। अगर वो कुछ कहते थे तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता था कि ये नेता खराब है या ऐसा है वैसा है, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगाता। उनकी प्रसिद्धि जो थी वो सीमांत गांधी के नाम से थी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना भी जाता था? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अब देखते हैं कि उसमें क्या हुआ कि वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। वो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल ही खिलाफ थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत का जो है वो विभाजन हो या भारत कभी दो टुकड़े हों। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। अब हम बात करते हैं तीसरी समस्या की। ये जो समस्या थी, तीसरी समस्या और भी विकट थी। इसमें क्या होगा, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। यानी कि जो तीसरी थी वो थी आपकी मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल को लेकर। यानी कि अगर मैं आपको क्लियरली बता दूं तो बंगाल और पंजाब में ही मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, आपने गौर भी किया होगा या आपको पता भी होगा। ये जो चीज़ है एक बार इसको पढ़ लेना आप अपने एनसीईआरटी से। इसमें ये बताया गया है कि आखिर आपने भी ध्यान दिया होगा कि आप जब भारतीय मैप देखते हैं तो भारतीय मैप में आप देखोगे कि जो पश्चिम बंगाल है वह भारत के पूर्व में है, लेकिन उसको फिर भी पश्चिमी बंगाल क्यों कहते हैं? पश्चिमी बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बांग्लादेश के पश्चिम में है और ये जो बांग्लादेश अलग हुआ है वो हमारे उसी बंगाल से अलग हुआ है। वो पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश का ही हिस्सा पश्चिम बंगाल है हमारा, जिसमें मुस्लिम रहते थे, बंगाली। अब हम बात करते हैं इसी में कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और जिसमें जिले अथवा उसमें निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यही नहीं पता था कि वे भारत में हैं या यही नहीं पता चल पाया था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। यानी कि एक बार आप इमेजिन कीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं और बोल दिया जाए कि आपके एरिया को 2 भागों में बांट दिया गया है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप कौन से हिस्से में हैं? जब तक आपको ना तो मैप प्रोवाइड होगा, ना लोगों को उस वक्त तो इतनी शिक्षा नॉलेज भी नहीं था कि कहाँ पे मानचित्र है, मानचित्र में कैसे बांटा गया, लोगों को ये भी नहीं पता था। फिर भी तो उसी आधार पे मैं भी कहता हूँ कि अगर आपके एरिया को अगर बोल दिया जाए, अनाउंस कर दिया जाए कि आपके एरिया को 2 भागों में बांट दिया, तो आप ये खुद नहीं जान पाएंगे कि आप कौन से हिस्से में हैं, आप अपने एरिया के कौन से हिस्से में हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। बहुत ही ज़्यादा इसमें नुकसान भी हुआ था, त्रासदी साबित हुआ ये। इसमें अगर हम नीचे आए तो इसमें हमारा आता है कि इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी विभाजन की सबसे बड़ी चौथी और अनबुझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। अब देखिए अल्पसंख्यक भी थे हमारे यहाँ पे, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, एक तरफ बंगाली और दूसरे तरफ मुस्लिम। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। जो हमारे देश नहीं है, जो बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में भी हिंदू और सिख रहते थे, तो वहाँ पे लाखों की संख्या में हिंदू और सिख थे। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। यानी विभाजन होने के बाद भी हमारे देश में मुस्लिम रहे थे। ये सब लोग एक तरह से शासित में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। इन लोगों को यह महसूस हुआ कि जिस भूभाग पर हम इतने वर्षों से रहते आए, या हमारे वंशज हमारे बुजुर्ग जो रहे इतने दिनों से रहे, और हम भी उसी जगह पे हैं और हम अपने ही जगह पे क्या बन गए, विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वे उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के
अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग, बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है, कुछ दिनों के लिए है और उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, अस्थायी है और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई और दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। यानी जो अल्पसंख्यक थे, इतनी स्थिति आ गई थी। आपने बॉर्डर मूवी भी देखा होगा जिसमें आप देखते हैं कि अमरीश पुरी अपने इस हिंदुस्तान को छोड़कर वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और भागते भी हैं, क्योंकि इतनी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इतनी स्थिति खराब हो गई थी, लोगों को मजबूरन अपने घरों को चंद मिनटों, चंद घंटों के अंदर उनको भागना पड़ा इस जगह को छोड़कर, क्योंकि लोग एक दूसरे को कत्ल करने के खून के प्यासे हो गए थे। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर ही करना पड़ा। आपने सॉरी मैंने मूवी आपको गलत बताया, क्या नाम था, गदर मूवी, बॉर्डर नहीं, गदर मूवी। तो गदर मूवी में आप देखोगे अमरीश पुरी। हम बात करते हैं विभाजन के परिणाम, कि जब देश का विभाजन हो रहा था, इसको हम अगले वीडियो में मैं डालूंगा, विभाजन के क्या परिणाम रहे। जब देश हुआ, विभाजन हुआ, तो विभाजन के क्या क्या परिणाम निकले। मैं इस मूवी का इस वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। अच्छा, आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली एनसीईआरटी से सबसे पहले पढ़िए और उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम आइडिया से पढ़ते हो, सैम्पल पेपर से पढ़ते हैं, यू लाइक से पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, एमबीडी से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप, मेरा तो यही मानना है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप कोई भी बुक, सिलेबस, जो भी आपको पढ़ने की इच्छा हो, कोई भी नोट्स होता है, आप नोट्स यहाँ से भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो एमबीडी वगैरह जिससे भी आप करना चाहते हो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड से ये डर निकल जाएगा कि हाँ, मैंने किताब नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, कई बच्चों के माइंड में डर रहता है कि मैंने तो किताब ही नहीं पढ़ा, छुआ भी नहीं है। तो ये डर निकालना है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से पढ़िए। मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, है ना। और जो मैं बताता जाता हूँ, जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 मैंने बताया, वो मूवी आप देखिए। उसके बाद में आपको एक दो और चीज़ें बताऊँगा जो एपिसोड टाइप में है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर से रिलेटेड है। और इसी चैप्टर में आगे मैं आपको अगले एपिसोड उसमें बताऊंगा, पार्ट में, कि कौन सा एपिसोड देखना है हमें। ठीक है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। और स्टैंडर्ड टॉपिक बाय रवीश, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना या लाइक करना, या आप लोगों की इच्छा के ऊपर मैं ये नहीं कहूँगा कि कर ही दीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चे, बाय।